अच्छा जी, वापस इस पे आते हैं तो मैं दोबारा से बात को रिपीट कर देता हूँ कि भाई जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसकी कंडीशंस आप हमेशा याद रखें कि भाई जब भी एस ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करें, चाहे एस की ओवरलैपिंग एस के साथ हो, एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पी के साथ हो, एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग डी के साथ हो, एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग एफ के साथ हो, जब भी ऑर्बिटल ओवरलैप करें और एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो तो फिर वहां पे जब बॉन्ड बनेगा तो बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया कि ये जो दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे ये अलग अलग एटम के होंगे। ये जो दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे ये एक ही एलिमेंट के भी हो सकते हैं और अलग अलग उसके भी हो सकते हैं, एक के भी हो सकते हैं और अलग अलग उस पर भी हो सकते हैं। ये दोनों पे डिपेंड करेगा, उनकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रफ बात कर देता हूं क्योंकि मेरा पॉइंट अभी कुछ और है समझाने का, लेकिन मैं क्विकली इस बात को यूं रिजॉल्व करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, ये जो एस एस और एस पी का मसला है समझे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है जनाब? कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। सही है, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर यानी हाइड्रोजन का जो आखिरी हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन में एक ही ऑर्बिटल होता है जो एस ऑर्बिटल होता है। जब हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के एटम से ही होगी, यानी जब हाइड्रोजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही बनेगा, तो ये जो ओवरलैपिंग होगी उसमें इस हाइड्रोजन का भी एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और इसका भी एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसलिए ये ओवरलैपिंग कहलाएगी एस एस ओवरलैपिंग। क्योंकि लेफ्ट वाले हाइड्रोजन का भी एस ऑर्बिटल है और राइट वाले हाइड्रोजन का भी एस ऑर्बिटल है, तो इसलिए ये जो ओवरलैपिंग कहलाएगी ये एस एस ओवरलैपिंग कहलाएगी। अच्छा, इसी तरह से अगर कहीं पर क्लोरीन आ जाए, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है। आपने ओवरलैपिंग के लिए सिर्फ आखिरी ऑर्बिटल्स को देखना होता है। तो क्लोरीन का लास्ट ऑर्बिटल जो है वो यहां पर p ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिटल है जो s ऑर्बिटल है। तो देखो जब HCl का मॉलिक्यूल बनता है HCl, तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसमें कौन कौन ओवरलैप करेगा? इसमें हाइड्रोजन की तरफ से जो ओवरलैप करने आ रहा है वो s ऑर्बिटल है क्योंकि उसके पास होता ही s ऑर्बिटल है, और क्लोरीन की तरफ से जो ओवरलैप करने आ रहा है वो आखिरी ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है वो आएगा। यानी लास्ट ऑर्बिटल जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है HCl में, ये ओवरलैपिंग जो है वो s और p ऑर्बिटल के दरमियान हो रही है, तो इसलिए ये ओवरलैपिंग कहलाएगी sp ओवरलैपिंग। समझ में आ रही बात? दिस इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग। तो ये इस तरह से होगा। इसी तरह अगर दो क्लोरीन के आइटम्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, एक क्लोरीन ये रहा, दूसरा क्लोरीन ये रहा, अब देखो जो लेफ्ट वाला क्लोरीन है उसमें भी p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा क्योंकि आखिरी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, तो इसका भी p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा और दूसरे वाले क्लोरीन का भी p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। तो इधर जो ओवरलैपिंग होगी वो p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये इस तरह से होगा। तो वो जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट ये है कि भाई जब भी SS ओवरलैप करेगा, sp ओवरलैप करेगा और pp ओवरलैप करेगा लीनियरली, तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, और जब pp पैरेलल वे में ओवरलैप करेगा तो वहां पे बनने वाले बॉन्ड जो हैं वो पाई बॉन्ड्स बनेंगे। ये इस तरह से होगा, ठीक है? तो इसलिए ये आइडिया जो है वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस तरह से होगा। मैं इस चीज को साइड पे डाल देता हूँ क्योंकि इसका भी डिस्कशन का पार्ट नहीं है, इसको बाद में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इधर मैं राइट साइड पे पेस्ट कर देता हूँ तो आपको जैसे एक आइडिया रहेगा कि भाई ये चीज हमने इस तरह से समझाई है। अच्छा जनाब, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो कंडीशंस हो गई कि भाई सिग्मा बॉन्ड की कंडीशंस ये रही और पाई बॉन्ड की कंडीशंस ये रही, तो ये जरा याद रखिएगा। अभी इसको हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे, इसमें भी बहुत बातें हैं। ये टॉपिक ये थोड़ी है यहाँ पे शुरू हो गई यहीं पे खत्म हो गया, ये यहाँ पे शुरू तो हो गया है, ये खत्म सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होगा भाई, तो जरा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, Cl का जो बॉन्ड बनेगा वो पाए बनेगा, सिग्मा बनेगा, ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रहा, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही 5 मिनट के बाद पता चल जाएगा कि वो सिग्मा था या पाई था, क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन यही है कि क्लोरीन क्लोरीन की जो ओवरलैपिंग हो रही थी जो मैंने यहाँ पे दिखाई है, तो उसमें मैंने दिखाया कि भाई ये तो पीपी ओवरलैप हो रहा है इस जगह पे, तो पीपी ओवरलैप से सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है, तो ये सिग्मा है या पाई है? इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा। पहले मैं यहाँ पॉइंट्स कवर कर लूं जो अभी डिस्कस करने वाली बात है। अच्छा, तीसरी बात सिग्मा और पाई के हवाले से वो ये है, कंडीशंस के अलावा स्ट्रेंथ जरा याद रखिएगा। स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा याद रखिएगा।
कि भाई सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स, ये याद रखिएगा। इसी तरह से अगर हम पाई बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो उसमें भी यही बात है कि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होते हैं। सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है, एस से सिग्मा, एस से स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो पाई बॉन्ड वाले लाइन में मैं यूं डाल देता हूं कि पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है भाई, ये सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होते हैं। तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। तो असली एक तो इनकी स्ट्रेंथ का ये रिलेशन है वो याद रखिएगा, ये इस तरह से होता है। अच्छा, एक छोटी बात इसी स्ट्रेंथ के हेडिंग के अंदर ही मैं डिस्कस कर रहा हूं कि भाई ठीक है कि सिग्मा बॉन्ड कोई भी हो वो स्ट्रांग होगा, कोई भी होगा मतलब है कि इन तीनों में से किसी भी तरीके से सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा तो वो स्ट्रांग ही होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। हम ओवरऑल बात करें तो पाई वीक है, सिग्मा स्ट्रांग है। लेकिन देखो सिग्मा तीन तरह से बन रहा है, एस एस का भी बन रहा है, पीपी का भी, एसपी का भी बन रहा है और पीपी का भी बन रहा है। सिग्मा तीनों तरह से बन रहा है। तो स्ट्रांग तो तीनों सिग्मा है, चाहे वो एस एस का हो या एसपी का हो या पीपी का हो, स्ट्रांग तीनों सिग्मा है। लेकिन इन तीनों की स्ट्रेंथ बराबर नहीं है ये तीनों स्ट्रांग, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बराबर नहीं है, इनकी स्ट्रेंथ में थोड़ी सी वेरिएशन है। तो असली चीज याद रखना, सिग्मा बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ में मजीद एक रिलेशन याद रखेगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि भाई जब पीपी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं लीनियरली तो इनका सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। फिर उसके बाद एस पी का सिग्मा बॉन्ड होता है, उससे थोड़ा वीकर होता है। और फिर उसके बाद एस एस का जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो सबसे वीकेस्ट होता है। तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ में वेरिएशन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि एस एस का सिग्मा बॉन्ड वीकेस्ट है, तो वीकेस्ट बेसिकली आपस में कंपेयर करने के ऊपर है। ये नहीं कि एस एस का सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाए के कंपैरिजन में वीक है, ऐसा नहीं है। एस एस का सिग्मा बॉन्ड वीक होने के बावजूद भी सिग्मा बॉन्ड है वो तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। भले वो आपस में कंपैरिजन में वीक है लेकिन वो पाई के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे अगर शेर का बच्चा है, कमजोर है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कुत्ते का बच्चा बोलेंगे, वो रहेगा फिर भी शेर का ही बच्चा। तो इसलिए चीज याद रखना, उसकी स्ट्रेंथ वैसी की वैसी रहेगी, बड़ी माजरत के साथ। लेकिन बात यहाँ पे कह रहे कि ये है कि भाई एस एस का सिग्मा बॉन्ड वीक है एज कंपेयर टू अदर, लेकिन वीकर होने के बावजूद पाई के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, इस तरह से होगा। अच्छा, एक और पॉइंट, अब जो पॉइंट समझा रहा हूं बड़ा काम का पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट आगे हाइब्रिडाइजेशन को रिलेट करेगा। मैं अभी चारों पॉइंट्स को समराइज भी कर रहा हूं क्योंकि बात बहुत इधर उधर निकल गई है, तो जरा उसको मैं समराइज भी करता हूं और इस वाले पॉइंट को जरा सारे सुन भी लें, उसको देख भी लें कि अगला पॉइंट यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमारे आगे की चीजों की बेस बनाएगा, वो ये पॉइंट है, हमेशा याद रखना कि सिग्मा बॉन्ड इज अ प्राइमरी बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज अ सेकेंडरी बॉन्ड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो आप बचपन में थे, छोटी क्लास में पढ़ते थे, फिर आप बड़ी क्लास में आए। छोटी क्लासेस कहलाती थी प्राइमरी, बड़ी वाली कहलाती थी सेकेंडरी। यानी पहले आती है प्राइमरी और बाद में आती है सेकेंडरी। ये बात सही होगी ना, तो पहले हमेशा प्राइमरी आएगा और बाद में हमेशा, उसके बाद फिर जो भी आएगा वो सेकेंडरी आएगा। सिग्मा बॉन्ड प्राइमरी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि दो एटम्स के दरमियान जब भी पहला बॉन्ड बनेगा, वो पहला बॉन्ड प्राइमरी बॉन्ड होगा और वो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। हमेशा दो एटम्स के दरमियान बनने वाला फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होगा। दो एटम्स के दरमियान जब सेकंड बॉन्ड बनेगा तो सेकंड बॉन्ड जो बन रहा है वो सेकेंडरी बॉन्ड होगा और वो सेकेंडरी बॉन्ड जो है वो फिर पाई बॉन्ड कहलाएगा। दो एटम्स के दरमियान जब थर्ड बॉन्ड बनेगा तो वो भी सेकेंडरी बॉन्ड है, तो वो पाई बॉन्ड कहलाएगा। तो इसलिए आसान अल्फाज में यूं समझ लें, और मैं इसके अब एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा कि दो एटम्स के दरमियान जब पहला बॉन्ड बनता है तो वो हमेशा सिग्मा होता है और उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं वो सारे के सारे पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है भाई। अब अक्सर इसमें आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा, जो आपने क्लोरीन वाला पूछा था, आपको अभी 2 मिनट में आंसर मिलने वाला है बस। अब जैसे मैं इसमें 2-3 बातें समझा रहा हूं, जरा क्विकली समझिए, फिर मुझे आप
आप आंसर देंगे इसके बाद। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, सिग्मा और पाई आइडेंटिफाई करने को एमसीक्यू आता है, इंटर बोर्ड में भी आता है, इवन एनटीएस टेस्ट तक में आता है। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया जाए, पूछा जाए बताओ कितने सिग्मा कितने पाई, आपको पहचान में आना चाहिए। पहले मैं दो चार बातें समझाता हूं, उसके बाद फिर आपसे करवाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान यहां पे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब आपसे पूछा जाए भाई इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, तो बात सिंपल ये है कि इसमें एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो दो एटम्स के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड होता है, जब पहला बॉन्ड होता है, वो हमेशा सिग्मा होता है। ठीक है, सिग्मा का सिंबल ये है, कुछ यूं करके मैं बना रहा हूं, या आप यूं करके इसको बना सकते हैं, सिग्मा का सिंबल यूं करके ऐसे कर दें। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। इसी तरह से भाई आगे देखते जाइएगा, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड बना हुआ है। अब आपसे पूछा जाता है भाई कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं ऑक्सीजन में, तो देखो इसमें डबल बॉन्ड्स हैं। तो डबल बॉन्ड का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड का मतलब है कि भाई इसमें एक तो सिग्मा होगा और बाकी जितने होंगे वो पाई होंगे। तो इसलिए इसमें 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होगा, पहचान लेंगे। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें पूछा जाए कि कितने सिग्मा और कितने पाई, तो भाई ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा याद रखोगे कि जो पहला बॉन्ड होगा वो तो सिग्मा होगा, और बाकी जो दो बॉन्ड्स इसमें बनेंगे वो दो बॉन्ड्स पाए होंगे। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए, पूरी बात मैं समझा दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ राइट साइड पे डबल बॉन्ड है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ लेफ्ट साइड पे डबल बॉन्ड है। अगर पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल सिग्मा और टोटल पाई कितने हैं, तो जनाब राइट साइड पे कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का मतलब है कि एक सिग्मा एक पाई। लेफ्ट साइड पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है भाई, माहिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है चैट में उसका आंसर आपको मिल गया इस एग्जांपल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसमें अगर टोटल सिग्मा काउंट करें, तो टोटल सिग्मा इसमें यहां पर आ रहे हैं 2, टोटल पाई काउंट करें कार्बन डाइऑक्साइड में, तो टोटल पाई आ रहे हैं 2, तो इसमें टोटल 2 सिग्मा है और टोटल 2 पाई है। देखते जाएगा अभी अभी जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आपके अगले शरीफ में गिर रहे हैं, उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैं एक एक करके देता जाऊंगा, देखते जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आपके पास है कि भाई अगर आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, इस तरह कार्बन और इसके चारों साइड्स पे हाइड्रोजन, दिस इज मीथेन। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें क्या सीन है, आई मीन कितने सिग्मा कितना पाई है, तो भाई बात सिंपल क्या है, बात सिंपल ये है, कार्बन और हाइड्रोजन का राइट साइड पे सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा। जी जी बिल्कुल अक्सर ऐसा ही है, कार्बन हाइड्रोजन का ऊपर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, फिर लेफ्ट पे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, और फिर राइट पे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। यानी टोटल सिग्मा बॉन्ड इस मीथेन के मॉलिक्यूल में जो आपके पास हैं वो 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अंडरस्टूड, इसका अलावा आपको समझ में आ रहा है। अच्छा इसका मतलब अब आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा, ये इथीन का मॉलिक्यूल है C2H4 इथीन, इस इथीन में आपने सिग्मा और पाई टोटल मुझे बताने हैं, टोटल कितने आ रहे हैं। ठीक है बेटा, चले आराम आराम से काउंट करके बताएं, कोई जल्दी नहीं है, समझ में आ गया तो समझ लो मेरी मेहनत जो है ना आज सही हो गई। जनाब आली आया आया आंसर आया, एक आंसर आया मेरे पास जनाब, अक्सर का आंसर आया। इथीन में टोटल सिग्मा टोटल पाए, ठीक हो गया। एमन का आंसर आया, हसन का आया, माइन का आया। माइन सिग्मा भी तो बताओ बेटा। शाहिद भाई का आया, ओके। एनीवन एल्स, अदीबा का रह गया आंसर। हाँ भाई इसमें टोटल सिग्मा काउंट करेंगे, तो ये सिंगल है तो सिग्मा, ये सिंगल है तो सिग्मा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल है सिग्मा, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल है सिग्मा, तो इसलिए इसमें टोटल सिग्मा काउंट करेंगे तो टोटल सिग्मा जो है वो इसमें यहाँ पे 5 है। टोटल पाई काउंट करेंगे तो टोटल पाई यहाँ पर जो है वो 1 है। तो इस स्ट्रक्चर में 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड है, ये इस तरीके से यहाँ पर होगा 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, चले एक और ट्राई लगवाता हूं आपसे, याद रखिएगा ये किस तरह से क्या।
अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि करेक्ट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट किसका है, मॉडर्न केमिस्ट्री का या ओल्ड केमिस्ट्री का? ऑब्वियसली मॉडर्न केमिस्ट्री का करेक्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही तो नई नई बातें पता चल रही है ना। पुराने वाले तो ये कहते थे कि एटम के अंदर कुछ भी नहीं होता, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन बाद में पता चला कि एटम के अंदर भी तो 38 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फर्मियॉन्स, बोसॉन्स और पता नहीं क्या क्या उसमें है, लैप्टॉन्स, तो बहुत सारे हैं। तो इसलिए ऑब्वियसली मॉडर्न केमिस्ट्री ज्यादा प्रॉपर आपको उसका एक व्यू दे रही है ना। तो इसलिए मॉडर्न केमिस्ट्री की सारी बातें, मतलब बात इसको हम ज्यादा ऑथेंटिक मानेंगे क्योंकि रिसर्च बेस्ड बातें हैं ना। तो वरना क्लासिकल केमिस्ट्री के लिए बात करूं तो आयनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट पे जिंदगी तमाम हो गई, उसके आगे बात ही नहीं हो रही। इसका मतलब फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा मॉडर्न केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पर है। उसमें हम ये शेल वेल के कॉन्सेप्ट थोड़ी पढ़ते हैं, उसमें तो चलता ही सिग्मा और पाई से तो काम स्टार्ट होता है। तो फिर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नई ब्रांच है केमिस्ट्री की, उसमें तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा हमसे। तो इसलिए मॉडर्न केमिस्ट्री इज मोर ऑथेंटिक। चलें, इथाइन के मॉलिक्यूल का बताइए बेटा। ठीक हो गया जी, आंसर आ रहा है। अक्सा का भी आया, माहिन का भी आया, शाहिद का भी आया, हसान का भी आया, ओके, एमन का आया, अदीबा का आया। ठीक हो गया, ठीक हो। अदीबा का अब आंसर सही आया, पहले आंसर पता नहीं क्या दिया था तुमने यार। तो इसमें 3 सिग्मा है और इसमें पाए जो है वो यहाँ पे 2 है, ऐसे होगा। एक और, एक वैसी मूड हो रहा है, एक ये वाला तो करके दिखाओ बेटा, ये वाला, ताकि फिर मैं इसको यहाँ पे आके कंक्लूड करूँ आज के लेक्चर को। वी हैव बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। मुझे जरा 1 मिनट बनाने दीजिएगा, फिर बताइएगा। Fa, ये हाइड्रोजन लगे हुए इन सब के साथ, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर ही बड़ी मुश्किल से बना था, 90 ईयर्स, 90 साल लग गया था इसको बनाने में। बड़ी लंबी कहानी है इसकी। सिर्फ इस स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन हम सेकेंड ईयर में करते हैं तो 3 से 4 लेक्चर तो खाली स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने में लगता है। 3-4 घंटों में एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन होता है, इतनी डिटेल है इसके अंदर। चलें, ये आपके सामने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है C6H6। बस इसमें काउंटिंग कर लें तो फिर मैं इसको यहीं पे रोकूंगा बेटा आज का लेक्चर, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर की क्लास मेरी कंटिन्यू चलेगी इसके आगे, तो मुझे रोकना है। चलें, शाबाश, ट्राई इट बेटा। तसल्ली से एक दफा काउंट करके बताइएगा, जल्दी नहीं है मुझे, सही आंसर चाहिए बस। आप लोग गलत आंसर देते हैं ना, फिर मुझे फिक्र हो जाती है कि वही हुई, मैंने गलत पढ़ा है, इसका मतलब है आज। मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, हसान का आंसर आ रहा है, हसान का आंसर सही है। समीरा, आप काउंटिंग जरा दोबारा से करें। अक्सा का आंसर सही आ रहा है, एमन का आंसर ठीक हो गया, शाहिद भाई का आंसर सही है। माहीन, क्या माहीन ये क्या काउंट किया है बेटा? माहीन टोटल सिग्मा और टोटल पाई पूछे जा रहे हैं। अदीबा तुम थोड़ा सा रह गई बेटा, दोबारा काउंट करो। जनाब ओके, अब सही है, अब सही है। माइन का भी सही हो गया, अदीबा का भी सही हो गया, समीरा का अभी भी मिस्टेक है। समीरा असल में जब आप पेपर पे ड्रॉ करके काउंट करोगे ना तो आसानी से हो जाएगा, देख के काउंट करने में मसला होता है, मुझे अंदाजा है इस बात का, मुझे एहसास है इस बात का। तो ये थोड़ा सा मसला तो है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप बेंजीन में टोटल हम काउंट करते हैं सिग्मा और पाए, तो टोटल सिग्मा जो है वो यहाँ पे बनेंगे 12 और टोटल पाए जो हैं वो यहाँ पे बनेंगे 3। ठीक है, तो 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं एंड 3 पाई बॉन्ड्स हैं बेंजीन के मॉलिक्यूल में, ये इस तरीके से होता है। ठीक है जी। तो इसलिए बच्चों यहां तक की स्टोरी याद रखिएगा, सिग्मा पाई बॉन्ड की स्टोरी याद रखिएगा, क्योंकि ये बात यहां पे खत्म नहीं हुई है, ये बात अब यहां से शुरू होती है। और आगे जो मुझे लेक्चर देना है, अगला लेक्चर इंशाल्लाह जो हमारा आएगा, हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर मुझे देना है आगे, तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट एज इट इज वहां पे ले जाके मुझे एक्सप्लेन करना है, हाइब्रिडाइजेशन को इसकी बेस पे करना है। तो एक अच्छा टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाला टॉपिक है, तो उसको देखेंगे। एक क्वेश्चन जो रह गया डिस्कस करने से वो ये कि अक्सर ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि CL में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा या पाई? तो अब आंसर दे देंगे आप लोग खुद से कि बॉन्ड क्या था, सिग्मा या पाई? CL का अक्सर ने खुद ही आंसर दे दिया, ठीक हो गया, सही है, सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड है। ठीक हो गया ना भाई?
तो इसका मतलब बात समझ में आ गई यहाँ तक की। वेरी गुड। तो बच्चों इसको मैं यहीं तक रखता हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी तो उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह को पढ़ेंगे, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में इसका आगे से कंटिन्यू करते हैं। आप लोग की जो कोचिंग की टाइमिंग्स है उसमें कभी कभी क्लैश हो जाता है। मैं 2-3 संडे से 3 बजे ले रहा था क्लास, लेकिन आज कुछ बच्चों का क्लैश आया था, तो ये कि मेरी अभी बैक टू बैक क्लास है इसलिए मैं आगे पीछे नहीं कर सका, वरना मैं थोड़ा बहुत तो कर लेता हूँ एडजस्ट। लेकिन ये कि आप लोग का टाइम कोई फिक्स है या नहीं है, मुझे ये बताएं कि कोई मॉर्निंग का टाइम ऐसा है जिसमें आप लोग सारे अवेलेबल होते हो, जैसे वेडनेसडे की मॉर्निंग है या थर्सडे की मॉर्निंग है। इन 2 मॉर्निंग में फिलहाल मैं अवेलेबल हूँ। अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे, 9 बजे, इस टाइम पे 8:30 का टाइम मेरे ख्याल में ज्यादा सूटेबल है, सर्दी का मौसम है थोड़ा। तो अगर हम वेडनेसडे या थर्सडे को मॉर्निंग में थोड़ा करें, क्योंकि मॉर्निंग में जरा मुझे थोड़ा सा और आसान भी होता है, तो ऐसा कर लें। तो सुबह मेरे ख्याल में क्लास नहीं होती, शाम में मसले आते हैं, क्योंकि शाम में मैं खुद भी कोशिश करूंगा क्लास ना लूं। तो ठीक है, देख लेते हैं फिर। ओके, ठीक हो गया। इसका मतलब किसी को क्लैश नहीं है मॉर्निंग क्लास में ना। चले ठीक है, फिर मैं बीच में मुझे क्लास लेनी है, मैं फिर कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों की फिर थर्सडे को क्लास लेके इसके आगे हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको मैं डिस्कस करूंगा, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है। हसन, आप काफी ज्यादा छुट्टियां मार रहे हो, थोड़ा सा रेगुलर हो जाओ। और टेस्ट जिन्होंने नहीं दिया है बेटा उसको टेस्ट दे दें, ताकि मुझे उसको भी डिस्कस करना है। अभी तो टाइम कम है, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिन्होंने टेस्ट नहीं उसको किया सॉल्व, एमसीक्यूज की शीट जो वो जो दी थी मैंने लिंक, उसको काइंडली अटेम्प्ट कर ले, ताकि मैं अगले मॉर्निंग में जब क्लास लूँ तो मैं थोड़ा सा मार्जिन ऐसे रखूं कि मैं फिर उसको डिस्कस कर सकूं। जो भी टेस्ट वगैरह था वो पेंडिंग में है, वो डिस्कशन इसीलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी सॉल्व नहीं किया, तो मैं भी डिस्कस करना नहीं चाह रहा, सिर्फ ये उसकी वजह। तो उसको करें, और अभी आगे मजीद मैं टेस्ट ऐड करूंगा इस वीक में, तो आप लोग जरा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ाएं। हो सकता है फाइनल पेपर आपका एमसीक्यूज का ही हो, अभी तक यही कहानी है। और आपको ये कहानी ये भी समझ में आ रही होगी कि स्कूल रीओपन, स्कूल कॉलेजेस कोचिंग रीओपन होने में शायद टाइम लग जाएगा। मेरे ख्याल में जनवरी का पूरा महीना रीओपन नहीं होगा। तो जैसे जैसे चीजें डिले हो रही है ना, वैसे वैसे आपके पेपर के एमसीक्यूज के होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। तो अल्लाह खैर करे, हालात बड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो बस ये कि जरा अपना भी ख्याल रखें। चले बच्चों, इंशाल्लाह ताला फिर कोशिश करेंगे थर्सडे मॉर्निंग इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।